हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। हिंदी कहानी हम पढ़ रहे हैं। हिंदी कहानी यूनिट 7 जो कि यूजीसी नेट एमपी सेट एचपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर में लगी हुई हैं। तो परिंदे कहानी आज हमारी यहाँ पर लास्ट कहानी है। निर्मल वर्मा जी की कहानी है ये। इससे पहले की जो 20 कहानी है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, पढ़ा चुकी हूँ मैं आपको बहुत ही अच्छे नोट्स के माध्यम से। आपने अगर लास्ट वाली क्लासेस है नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जा करके देख लीजिएगा। चलेंगे हम यहाँ पर। आज थोड़ी सी जो आवाज़ है वो ख़राब है क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन क्लास मैं ज़रूर डालूँगी, इसलिए यहाँ पर आज करना ज़रूरी है। तो चलेंगे यहाँ पर। निर्मल वर्मा जी का जन्म, सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि जो हमारे लेखक हैं, गद्य लेखक, उनका जन्म कब होता है, कहाँ पर होता है। तो जन्म 1929 ईस्वी में होता है। परिंदे कहानी निर्मल वर्मा जी ने लिखी है, जिनका जन्म 1929 ईस्वी में शिमला में हुआ था। आधुनिक काल के सबसे लोकप्रिय लेखक के रूप में आपकी पहचान है। ठीक है, आधुनिक काल यानी कि जो गद्य लेखक हैं, गद्य लेखक में सबसे जो लोकप्रिय पहचान है वो आपने बनाई हुई है। उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया जा चुका है। इनके पुरस्कार देखकर ही पता लग जाता है कि ये हमारे बीच में कितने लोकप्रिय हैं या फिर कितने इन्होंने अपनी अच्छी जो इनकी है पहचान बनी हुई है। तो इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वर्ष 1999 ईस्वी में। पद्म भूषण की उपाधि यानी कि पद्म भूषण पुरस्कार मिला था वर्ष 2002 ईस्वी। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था वर्ष 1985 ईस्वी। ठीक है, 3 पुरस्कारों से जो बड़े बड़े सर्वोच्च सम्मान है उनसे इनको पुरस्कृत किया जा चुका है। ठीक है, तो ये पुरस्कार इनके याद रख लेना। परिंदे कहानी का प्रथम प्रकाशन है हंस पत्रिका में, हुआ था 1957 ईस्वी में। ठीक है, परिंदे कहानी का प्रथम प्रकाशन कब हुआ था, तो ये हंस पत्रिका में 1957 ईस्वी में हुआ था। बाद में इसे परिंदे नामक कहानी संग्रह में 1959 ईस्वी में संग्रहित किया गया था। ठीक है, परिंदे जो इनका कहानी संग्रह वो भी परिंदे है और परिंदे नाम की ये कहानी है। 1959 ईस्वी में इसे संकलित कर लिया गया था। वह पहले इसका जो प्रकाशन है ये मुक्त रूप से 1957 ईस्वी में हुआ था। इसी परिंदे कहानी संग्रह में इनकी जो अन्य कहानियां हैं उनको देख लेते हैं। डायरी का खेल, माया का मर्म, तीसरा गवाह, अंधेरे में, पिक्चर पोस्टकार्ड, सितंबर की एक शाम और परिंदे। ये एक जो कहानी आपको दिख रही है अंधेरे में, ये एक मुक्ति बोध की काव्य रचना भी है। ठीक है, मुक्ति बोध की काव्य रचना भी है अंधेरे में, जबकि ये कहानियां हैं। तो ये कहानियां भी आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं, कथासार देख लेते हैं इस कहानी का। अगर आपको कहानी ये पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करो, है ना। थोड़ा बहुत किसी की मेहनत को आपको अप्रिसिएट करना चाहिए अगर आपके लिए कोई कुछ भी कर रहा है। और बहुत जल्द यही जितने अच्छे से नोट्स मैंने आपके लिए तैयार किए हैं वो जो बिल्कुल आपको एकदम फ्री, जिसको फ्री कहें ना के बराबर प्राइस पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, यूनिट 6 से लेकर 10 तक पहले मैं नोट्स तैयार कर रही हूँ। 2-3 दिन और बाकी हैं बस लगेंगे, उनको भी आप ज़रूर लेना ना। अगर आप लेना चाहते हैं तो बाकी क्लासेस तो चलती रहेंगी। परिंदे निर्मल वर्मा की सशक्त कहानियों में से एक है। परिंदे कहानी संग्रह की यह अंतिम कहानी है। ठीक है, परिंदे जो कहानी संग्रह है उसमें अंतिम कहानी है परिंदे, और इसका शीर्षक है प्रतीकात्मक। ठीक है, इसका जो शीर्षक है वो प्रतीकात्मक है, जिसे आधुनिक मानव की नियति को पकड़ने की कोशिश की गई है, जहाँ सभी मनुष्य किसी न किसी के लिए प्रतीक्षित हैं। प्रतीक्षित यानी कि इंतजार कर रहे हैं। कहानी की नायिका है लतिका। ठीक है, कहानी की नायिका लतिका इस कहानी का केंद्र बिंदु है। वह एक पहाड़ी स्कूल में वार्डन है। वार्डन आप समझते ही होंगे, जो हॉस्टल की मतलब देखरेख में होती हैं, जो हॉस्टल की चार्ज होती हैं, मेन चार्ज जिनके हाथ में होता है वो उन्हें कहते हैं वार्डन। ठीक है, एक पहाड़ी स्कूल में हॉस्टल है, उसकी वार्डन है। वह कुमायूं के कॉन्वेंट स्कूल में शिक्षिका भी हैं। ठीक है, पहाड़ी स्कूल में वार्डन भी है और कुमायूं, कुमायूं भी एक पहाड़ी एरिया है, कुमायूं के कॉन्वेंट स्कूल में शिक्षिका भी हैं। मिस्टर हुवर्ट, डॉक्टर मुखर्जी और मिस वुड आदि उसके साथ उस स्कूल में शिक्षक हैं। ये दूसरे शिक्षक हैं उसी स्कूल में। कहानी में उस समय का जिक्र किया हुआ है जब सर्दी की छुट्टियां होने वाली हैं और हॉस्टल खाली होने का समय आ गया है। पिछले 2-3 सालों से मिस लतिका
हॉस्टल में ही रह रही हैं, ठीक है, मिस लतिका, यानी कि वो शादीशुदा नहीं हैं। और डॉक्टर मुखर्जी छुट्टियों में कहीं नहीं जाते। डॉक्टर तो सर्दी गर्मी में भी यहीं रहते हैं। जो डॉक्टर मुखर्जी हैं वो डॉक्टर हैं हॉस्टल के, और वो वहीं रहते हैं सर्दियों हो या गर्मियों हो। और मिस लतिका हॉस्टल में ही रहती हैं, जाती नहीं हैं। आगे देखते हैं कहानी की जो नायिका है लतिका, वो कॉन्वेंट के स्कूल के हॉस्टल के रंगीन वातावरण में अकेलेपन के संत्रांस में जी रही है। यानी कि इतनी भारी भीड़ होने के बाद भी, इतनी पूरी महफिल होने के बाद भी वो कहीं ना कहीं अकेलेपन में जी रही हैं। कुमायूं रेजिमेंट सेंसर के कैप्टन ग्रीस नेगी से लतिका ने प्रेम किया था। कुमायूं वहीं पर एक कुमायूं रेजिमेंट सेंसर का कैप्टन था ग्रीस नेगी, है ना। ग्रीस नेगी और लतिका एक दूसरे से प्रेम करते थे, और युद्ध के कारण उन्हें कश्मीर जाना पड़ गया। जो मेजर ग्रीस नेगी है उन्हें कश्मीर जाना पड़ा। उसके बाद ग्रीस नेगी कभी लौटकर नहीं आए। प्लेन दुर्घटना में ग्रीस की मृत्यु हो चुकी है, पर अब भी लतिका उसे भूल नहीं पाती है ना। ये भूलने की चीज़ थोड़ी ना होती है। वह मेजर ग्रीस के साथ गुजारे दिनों की स्मृतियों को अपना साथी बनाकर कॉन्वेंट स्कूल में नौकरी करते हुए दिन व्यतीत कर रही है। तो ये क्या है कि जो मेजर ग्रीस हैं उनकी प्लेन दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी है। हालांकि वो कश्मीर में युद्ध पे गए थे, लेकिन उनकी जो मृत्यु का कारण है वो है प्लेन दुर्घटना, ठीक है, ये भी याद रखना है। पूछे जा सकते हैं, इस टाइप से ही क्वेश्चन है जो आजकल बिल्कुल डीप में जा जा करके पूछे जा रहे हैं। पर अब भी लतिका उसे भूल नहीं पाती है। वह मेजर ग्रीस के साथ गुजारे हुए अपने दिनों को उन्हीं की यादों में जी रही है। कॉन्वेंट स्कूल में नौकरी करते हुए अपना दिन बिता रही है। मिस्टर हुवर्ट ने एक बार लतिका को प्रेम पत्र लिखा था, ठीक है। मिस्टर हुवर्ट जो उसके साथ के स्कूल में शिक्षक था, लतिका को उसके इस बचकाना हरकत पर हंसी आई थी, किंतु भीतर ही भीतर प्रसन्नता भी हुई थी। ह्यूवर्ट का पत्र पढ़कर उसे क्रोध नहीं आया, आई थी केवल ममता, ठीक है ना। अच्छा, सॉरी भाई, बड़ा तबीयत आज खराब है बहुत ज़्यादा, है ना। स्नीजिंग सुबह से ही, कोल्ड, खांसी। चलो, लतिका को लगा था कि वह अभी इतनी उम्र वाली नहीं हो गई। यानी कि जब हुबर्ट ने उसे प्रेम पत्र दिया तो उसे कहीं ना कहीं अपने आप में ऐसा लगा कि अभी वो इतनी उम्र उसकी नहीं हुई है ना, कि उसके लिए किसी को कुछ हो ही ना सके, ठीक है, किसी के मन में कोई फीलिंग ना हो सके, ऐसा वो अपने मन में सोचती है। लेकिन फिर भी उसे नहीं लगता कि उसे वैसी ही अनुभूति अब किसी के लिए हो पाएगी। इस तथ्य को वह समझती भी है। लतिका को लगा कि वह याद करती है वही भूलना भी चाहती है, लेकिन सचमुच भूलने लगती है तब उसे भय लगता है कि जैसे कोई उसकी किसी चीज को उसके हाथों से छीने लिए जा रहा है, ऐसा कुछ जो सदा के लिए खो जाएगा, ठीक है। वो कहीं ना कहीं चीज़ों को भूलना चाहती है लेकिन भूल नहीं पाती है, और जब भूलने लगती है तो ऐसा लगता है कि मुझसे ये यादें अलग नहीं होनी चाहिए। वो कहीं ना कहीं उन्हीं यादों में घिरी हुई है। डॉक्टर मुखर्जी परिंदे का सर्वाधिक जीवंत पात्र है। जो डॉक्टर मुखर्जी हैं ये परिंदे का सर्वाधिक जीवंत पात्र है। लेकिन मानव नियति के वे भी लतिका की तरह ही शिकार है ना। नियति के यानी कि भाग्य के चलते हुए वे भी लतिका की तरह ही है कहीं ना कहीं। पहाड़ी जीवन एवं प्रैक्टिस के बारे में मिस वुड से वह कहता है, प्रैक्टिस बढ़ाने के लिए कहाँ कहाँ भटकता फिरूंगा मिस वुड, जहाँ रहो वहीं मरीज मिल जाते हैं। जो डॉक्टर मुखर्जी है वो कहता है कि प्रैक्टिस बढ़ाने के लिए वो प्रैक्टिस कर रहे हैं डॉक्टर की, और प्रैक्टिस बढ़ाने के लिए कहाँ कहाँ भटकता फिरूंगा मिस वुड, जहाँ रहो वहीं मरीज मिल जाते हैं। जब कभी जी उबेगा कहीं चलता जाऊंगा, जड़ें कहीं नहीं जमती तो पीछे भी कुछ नहीं छूट जाता। मुझे अपने बारे में कोई गलतफहमी नहीं है मिस वुड, मैं सुखी हूँ। डॉक्टर मुखर्जी का एक दूसरा रूप भी है। जब वे कहते हैं कि लतिका तो बच्ची है, मरने वाले के साथ मरा थोड़े ही ना जाता है ना। वो लतिका से भी कहीं ना कहीं उसके लिए कहते हैं कि लतिका तो अभी बच्ची है, मरने वाले, क्योंकि जो डॉक्टर मुखर्जी हैं उनकी भी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी जिससे वो बेहद प्यार करते थे, लेकिन है ना उनकी बातों से लगता है कि उन्होंने तो अपने आप को कहीं ना कहीं आगे बढ़ा लिया है। हुबर्ट अपने हृदय की संपूर्ण भावनाओं के साथ लतिका को प्रेम करता है। लतिका के अचेतन मन में भी हुबर्ट के प्रति सहानुभूति और आकर्षण है।
कहानी में यह तथ्य बाहर भी आता है। हुवर्ट के हुवर्ट के स्वर में व्यथा की छाया लतिका से छिपी ना रह सकी। बात को टालते हुए उसने कहा, आप तो नाहक चिंता करते हैं मिस्टर हुवर्ट। आजकल मौसम बदल रहा है, अच्छे भले आदमी तक बीमार हो जाते हैं। हुवर्ट का चेहरा प्रसन्नता से दमकने लगा। उसने लतिका को ध्यान से देखा। कहानी में अपने परिवार से छूटा हुआ डॉक्टर भी अकेला है। वह कहानी के प्रेमी चरित्रों के बीच हल्का हल्का संबंध सूत्र बनकर ही मूल संवेदना के साथ जुड़ता है। आगे चलते हैं। जिस दिन मिस्टर हुवर्ट लतिका से माफ़ी मांगते हैं, फिर बाद में मिस्टर हुवर्ट अपने जो उन्होंने प्रेम पत्र भेजा था उसके लिए माफ़ी मांगते हैं, उसी रात डॉक्टर मुखर्जी उसे अचेतन अवस्था में मिलते हैं। अचेतन अवस्था यानी कि बेहोशी की हालत में मिलते हैं। मिस्टर हुवर्ट बेहोशी में यही बड़बड़ाते रहते हैं। मिस्टर हुवर्ट बेहोशी की हालत में यही बड़बड़ाते रहते हैं। इन ए बैक लेन ऑफ द सिटी देयर इज ए गर्ल हु लव्स मी। हुवर्ट हिचकियों के बीच गुनगुना उठता था, परिंदे टूटे हुए प्रेम के प्रतीक हैं। तो उसी रात डॉक्टर मुखर्जी को वह चेतन अवस्था में मिलते हैं, अचेतन अवस्था में मिलते हैं मिस्टर हुवर्ट। ठीक है, आगे देखते हैं। मिस वुड यहाँ की प्रिंसिपल है, उसी स्कूल की प्रिंसिपल है मिस वुड। अक्सर छुट्टियों में इनका रूम खाली रहता है। लतिका कभी कभी इनके खाली कमरे में चोरी चुपके सोने चली जाया करती थी, क्योंकि मिस वुड का कमरा बिना आग के भी गर्म रहता था। लतिका आखिरी चक्कर लगाने के लिए निकलती है और अंत में सोचकर कि शायद जूली का प्रथम परिचय ही हो, वह उसका खत उसके तकिए के नीचे रखाती है। जूली हॉस्टल की लड़की है जो किसी फौजी से प्रेम करती है और उसका पत्र लतिका को मिल जाता है। सब कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्यार में पागल है ना। पात्र देख लेते हैं यहाँ पर। लतिका एक पहाड़ी कॉन्वेंट स्कूल में शिक्षिका हैं। प्रेमी मेजर ग्रीस की मृत्यु के बाद उसकी स्मृतियों के प्रति मोह रखती हैं। बिला नागा क्लब में ग्रीस से परिचय हुआ था, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्लब में कहाँ पर ग्रीस से परिचय हुआ था, तो बिला नागा क्लब में। मैन ईटर ऑफ कुमायूं ग्रीस द्वारा चढ़ाने के लिए ये नाम दिया गया था, मैन ईटर ऑफ कुमायूं। ईटर का मतलब आप समझते होंगे, ईटर यानी कि अगर इसकी स्पेलिंग पढ़ेंगे तो इसको समझ में आ जाएगा। ईटर यानी कि खाने वाला, ठीक है, मुख्य खाने वाला। कुमायूं का सबसे ज़्यादा खाने वाला या मुख्य खाने वाला। ग्रीस द्वारा चढ़ाने के लिए नाम दिया गया था उसे। देवदार पर बालों की क्लिप से ग्रीस का नाम उसने लिखा था। तो ये लतिका का हो गया। मिस्टर हुवर्ट ये कौन है, संगीत शिक्षक है। मिस्टर हुवर्ट संगीत शिक्षक हैं। लतिका को प्रेम पत्र लिखता है। पियानो पर सोपा, नॉक्टर्न तथा चाइकोव्स्की के कंपोजिशन बजाता है। प्राण घातक बीमारी से ग्रस्त है। ठीक है, तो ये वाली जो इम्पोर्टेंट है, पियानो पर सोपा और चाइकोव्स्की पर कंपोजिशन कौन बजाता है, तो ये मिस्टर हुवर्ट बजाते हैं। डॉक्टर मुखर्जी देखिए, और अच्छे से ना ये नोट्स भी आप देख लीजिए, बहुत ही अच्छे तरीके से नोट्स तैयार किए गए हैं, जो सारी गद्य विधाओं के कर लिए हैं। बस थोड़ा सा काम बाकी है इसका, 2-3 आई थिंक 2 से 3 दिन और लग जाएंगे, और उसके बाद ये नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी, है ना। आपको जब तक कोई भी बुक वगैरह महंगी महंगी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है मैं इसलिए आपसे बोल रही हूँ कि आप मुझसे ही लें, लेकिन हाँ, कोई महंगी महंगी बुक खरीदने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही अच्छे नोट्स हैं जो तैयार किए गए हैं। डॉक्टर मुखर्जी स्कूल में अध्यापन तथा प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। मूलतः बर्मा से हैं ये। बर्मा यानी कि बर्मा किसे बोलते हैं, बर्मा पहले म्यांमार का नाम था। जापानी आक्रमण के समय पलायन इन्होंने कर लिया था। रास्ते में पत्नी की मृत्यु हो गई थी। व्यक्तिगत जीवन के विषय में अधिक मुखर नहीं है। फिलोसोफाइज करके बात कहने के आदती हैं। ठीक है, ये सीधा सीधा बात कहते नहीं है, फिलोसोफाइज करने के आदि हैं। मेजर ग्रीस ने ये कुमायूं रेजिमेंट में थे, और करीमुद्दीन ही हॉस्टल का नौकर है, बहुत ही आलसी है। मिस वुड स्कूल की प्रिंसिपल है। ओलमेड, ठीक है, ओलमेड कहकर इनको पुकारा जाता है। फादर एलमंड चैपल के पादरी। जूली, है ना, चैपल के पादरी हैं फादर एलमंड, और जूली कौन है, उसके सैनिक प्रेमी का पत्र लतिका पकड़ लेती है। प्रमुख उद्धरण देख लेते हैं यहाँ पर। मरने से पहले मैं एक दफ़ा बर्मा जरूर जाऊंगा। अब बर्मा जाने की बात तो वही करेगा जो बर्मा से होगा। बर्मा से कौन थे, डॉक्टर मुखर्जी।
और तब एक क्षण के लिए उनकी आंखों में गीली सी नमी छा जाती है। डॉक्टर मुखर्जी का कथन है, होम सिकनेस ही एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है। होम सिकनेस ही एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है। मैं कभी कभी सोचता हूँ, इंसान जिंदा किस लिए रहता है? क्या उसे कोई और बेहतर काम करने को नहीं मिला? क्या तुमने कभी महसूस किया है कि एक अजनबी की हैसियत से पराई जमीन पर मर जाना काफ़ी खौफनाक बात है? ठीक है, पराई जमीन समझते हैं वो, क्योंकि पलायन करके भारत आए हुए हैं। डॉक्टर मुखर्जी ये हुवर्ट से वाली बात है जो कहते हैं। वैसे हम सबकी अपनी अपनी जिद होती है, कोई छोड़ देता है, कोई आखिर तक उससे चिपके रहता है। ये डॉक्टर मुखर्जी किससे कहते हैं? लतिका से ये बात समझाते हैं। कुछ भी कह लो, अपने देश का सुख कहीं और नहीं मिलता। यहाँ तुम चाहो कितने भी वर्ष रह लेना, अपने को हमेशा अजनबी ही पाओगे। ये मिस वर्ड है जो डॉक्टर मुखर्जी से कहती हैं। ठीक है, तो ये सारे उद्धरण हम देख चुके हैं और ये कंप्लीट हो चुकी है हमारी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलना, ठीक है, ज़रूर कर देना।